मैं बताता हूँ। अभी तक आप लोगों को जो है हिस्ट्री डे 1 का क्वेश्चन, पॉलिटी डे 1 का क्वेश्चन और आपका जियोग्राफी का डे 1 का क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डे 1 का क्वेश्चन, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी कह सकते हैं, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास, इसके साथ वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसका भी इस सेक्शन का 2 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग इसका आंसर लिख के भेजिएगा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन एक्चुअल में जो है पॉलिटी का है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी में देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो 2 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी सेक्शन से मैंने आप लोगों को दिया था, है ना? तो पॉलिटी सेक्शन से अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन तो ये था कि 1 मिनट, थोड़ा-सा केवल समय देंगे। तो इसमें क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो था वो था भारतीय प्रस्तावना के महत्व की चर्चा करते हुए वर्णित महत्वपूर्ण शब्द, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता के बारे विस्तृत चर्चा करना था। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान, विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान कौन सी है? भारत की संविधान। ठीक है, तो भारत की संविधान के प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए एवं संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है कल पॉलिटी सेक्शन में मैंने दिया था और इन दोनों का आंसर जो है आपको लिखना था। इसमें ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये 2 क्वेश्चन जो है इसका भूमिका, ठीक है, का कुछ पॉइंट्स जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, क्या-क्या सिमिलर होगा थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला चीज़ तो भारतीय संविधान का परिचय। ठीक है, भारतीय संविधान का परिचय, ठीक है, ये सेम होगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले आप चाहे तो थोड़ा-सा संविधान को एक लाइन में बता सकते हैं, संविधान क्या होता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अभी मैं 4-6 लाइन लिख के भी बताऊँगा। जैसे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब बना,
कब लागू हुआ, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहे, कहने का मतलब बी आर अम्बेडकर जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ड्राफ्टिंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। ये सब सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ के लिखना चाहे तो 1/3 सॉरी 2/3 पेज तक इसको लिख सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। 2/3 पेज तक, या फिर 1 पेज में थोड़ा सा कम, ठीक है। 1 पेज में थोड़ा सा कम तक इसको ले जाके अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन के लिए ये चीज़ थोड़ा सा आपको मेंशन करना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो प्रस्तावना से संबंधित है, इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो सालिएंट फीचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रमुख या महत्वपूर्ण विशेषताओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है तो मतलब प्रस्तावना को लेकर के हम लोग चलेंगे, प्रीएम्बल को लेकर के इसकी आंसर राइटिंग करेंगे, और इसका जो बॉडी पार्ट होगा, ठीक है, आंसर का, उसमें मेन फोकस ये रहेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो मेन फोकस रहेगा वो फीचर्स रहेगा। तो पहले इसको सूचीबद्ध करने बोला है, जो विशेषताएं हैं उनको पहले सूचीबद्ध करने बोला है। तो पहले आप भी जो है इसको सूचीबद्ध कीजिएगा। क्या होता है ना कि कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर जो है पूरा कॉपी ना पढ़ करके जो आप लिस्ट बना के दिए हैं, ठीक है, उसी के आधार पे अगर ये आपका लिस्ट ये पूरा है, सपोज़ मान के चलिए विशेषताओं का लिस्ट अगर पूरा है, ठीक है, तो उसका ये विश्वास हो जाता है कि आपको जो है चीज़ें आती हैं, आपने पढ़ा हुआ है, और आगे भी यह मान के चला जाता है कि आपको चीज़ें आती हैं, ठीक है। हालाँकि थोड़ा-सा तो पढ़ के ही एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करता है, फिर भी एक पॉजिटिव अप्रोच जो है उसके माइंड में सेट हो जाती है ना? तो यहाँ पे सूची अगर बनाने की बात है तो पहले सूची ही बना लीजिएगा, ठीक है। और तब जाके जो है एक-एक करके सभी विशेषताओं को संक्षेप में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। संक्षेप में डिस्कशन या फिर चर्चा कीजिएगा। और इसमें क्या है, तो इसमें सिंपल बॉडी पार्ट में आपका प्रस्तावना से जुड़ा हुआ चीज़ रहेगा, ठीक है। प्रस्तावना से जुड़ा हुआ चीज़ रहेगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ आंसर सबको ही लिख देगा, ठीक है ना। लेकिन प्रस्तावना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन थोड़ा-सा इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें आपको चीज़ें थोड़ा-से पता रहना चाहिए, ठीक है। चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा पॉइंट टू पॉइंट पता रहेगा, तभी जो है इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप बेहतर ढंग से दे पाइएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि कुछ न कुछ विशेषता लिख के जो स्टूडेंट है वो भर ही देगा। ये बात अलग है कि जो एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, जो वर्णन होगा, डिस्क्रिप्शन जो है होगा, ठीक है, वो उस लेवल तक फिट नहीं होगा। मतलब कि होता है ना कि जैसे गाय के बारे में लिखने को कहा जाए, तो जो गाय नहीं देखा है, ठीक है, वो तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकता है कि गाय का दूध पीला होता है, नहीं देखा रहेगा तो हो सकता है बोल दे, है ना। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो गाय देखा हुआ है और उसका दूध देखा हुआ है तो कभी नहीं लिख सकता है, ठीक है। इसमें भी चीज़ें वैसे ही हैं। देखिए, जेपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है ना जिसको आप मतलब ऐसा फ़ील होगा आपको कि आप बिना पढ़े ही लिख देंगे, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है, जब हमारी भी बात होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स से तो बहुत लोगों का कहना रहता है कि
क्वेश्चन तो ऐसा आता है सर कि कोई भी लिख देगा, है ना? लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का आंसर और एक बस ऐसे ही जो लिख देगा वाला का आंसर, उसमें डिफरेंस साफ तौर पर झलकता है और एवरेज मार्किंग उसी के ऊपर होता है। थोड़ा-सा बेहतर पॉइंट्स के साथ आप अपने आंसर को आप अगर लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर मार्क्स भी मिलेगा। क्योंकि उसमें जितने भी चीज़ें ज़रूरी हो, ठीक है ना? वो सभी चीज़ें जो हैं उसमें साफ तौर पर जो है एग्ज़ामिनर को भी दिखाई देगा। इसलिए ये चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम ये प्रस्तावना वाला क्वेश्चन को जो है डील कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए मैंने कहा कि दोनों क्वेश्चन का भूमिका लगभग जो है वो सेम ही होगा, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़रेंस आपको नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सॉरी ये पॉलिटी की मतलब कि आपका हम लोगों का जिसमें संविधान वाला पार्ट है ख़ास तौर से और राज्य व्यवस्था वाला पार्ट है, ठीक है? तो इसमें अगर देखें महत्वपूर्ण रूप से आपको अनुच्छेदों की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, भाग की, उच्चतम न्यायालय की, ठीक है? संविधान सभा की, ठीक है? क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ चीज़ जो है वो प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, ठीक है? अनुच्छेद आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है, वो जो मेन संविधान था उसमें 495 अनुच्छेद थे, ठीक है ना? और भाग 22 थे और उच्चतम न्यायालय पता होगा कि उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है और इसके पास जो है सबसे विशिष्ट शक्तियाँ जो हैं विद्यमान हैं। संविधान सभा संविधान को बनाने के लिए जो सभा बनाया गया था, ठीक है? उस सभा को संविधान सभा कहा जाता है और इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी, ठीक है? 1946 में हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है? तो इस वजह से जो है ये संविधान सभा है और संविधान सभा में ही अलग-अलग कमेटियाँ बनी थी, अलग-अलग कार्यों को करने के लिए, तो उसी में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के ही अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के ही जो मेन थे, वो बी आर अम्बेडकर साहब थे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है? अच्छा शुरुआत कैसे करेंगे? तो शुरुआत निश्चित रूप से भूमिका से ही होगा, ठीक है? भूमिका से ही इसका शुरुआत होगा, ठीक है? तो अगर आप चीज़ों को पढ़े रहेंगे, ठीक है? तो आपको जो है बहुत सारा कोट्स वगैरह मिलेगा, ठीक है? बहुत सारा कोट्स वगैरह जो है मिलेगा, ठीक है? और अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग जो हमारे लोगों का जो संविधान है, उसके संबंध में अलग-अलग लोग जो है, अलग-अलग चीज़ों को जो है कोट करके बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं एक कोट, ठीक है ना? ये कोट जो है अल्लादी सीतारमैया, ठीक है ना? अच्छा, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है? इनके द्वारा बोला गया था कि संविधान की प्रस्तावना जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है? ये कहा था। तो इसी से आप भी अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यहाँ लिख सकते हैं, यह कथन स्पष्ट रूप से प्रस्तावना की भूमिका को दर्शाता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने
किन उम्मीदों के साथ उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में चलकर प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया, कितना अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की संविधान है, जिसकी सहायता से भारत में राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। 150 या जितना भी लिखना चाहे, 145 करोड़ लोगों के लिए यह संविधान एक सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ नियमों का संग्रह है, जिससे भारत में राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी संविधान के प्रमुख या महत्वपूर्ण उद्देश्यों को समाहित करते हुए प्रस्तावना को संविधान के परिचायक के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कोट और डाल देते हैं। प्रस्तावना की इसी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सर अर्नेस्ट वाकर, ध्यान रखिएगा, सर अर्नेस्ट वाकर जो है एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि राजनीतिक विद हैं। ठीक है, सर अर्नेस्ट वाकर ने इसे की नोट, हिंदी में कहे तो कुंजी नोट कहकर संदर्भित किया था और अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी
में शामिल किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तावना से जुड़ा इतिहास। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि जो संविधान सभा था, ठीक है, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे अगले साल, कब, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया गया मतलब स्वीकार कर लिया गया और बाद में यही जो है, यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये आपका प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। शामिल किया गया, ठीक है, और शामिल किया गया, इतना लिख दिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखिए प्रस्तावना से संबंधित संशोधन। ठीक है, तो अभी तक एक ही संशोधन हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उनसे जो है इसमें संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया और ये एकमात्र जो है संशोधन जो है अभी तक हम लोगों के प्रस्तावना में हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद प्रस्तावना थोड़ा-सा याद रखना चाहिए। आप लोग भी पढ़े होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, थोड़ा-सा हिंदी में अगर याद है तो बढ़िया बात है, इंग्लिश में याद है तो भी बढ़िया बात है, जिसमें भी याद है, लेकिन थोड़ा-सा आइडिया रहना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं तो प्रस्तावना में टोटल 4 मूल तत्व हैं। ठीक है, 4 मूल तत्व हैं। पहला तो है कि संविधान का अधिकार का स्रोत। ये सब चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी जो है आंसर आप लिख पाएँगे। स्रोत जो है, तो ये कौन है? भारत के लोग ही हैं। ठीक है, हम भारत के लोग कहते हैं ना, ठीक है। दूसरा है आपका भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, तो भारत जो है कैसा है? एक संप्रभु राष्ट्र है। इसके अलावा समाजवादी प्रकृति का है, लोकतांत्रिक समाजवाद, यहाँ का जो प्रकृति है उसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अलावा लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यहाँ लोकतंत्र का शासन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये आपका भारत की प्रकृति है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको संविधान का उद्देश्य भी दिखाई देगा। तो संविधान का उद्देश्य जो है, देखिए जो भी उद्देश्य है ना, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा पर समाहित है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? तो न्याय देना है। तो न्याय किस पर आधारित होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए। ठीक है ना, स्वतंत्रता भी चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, समता मतलब कि समान भावना। तो समान भावना कहाँ? समाज में होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। इसके अलावा बंधुत्व, फ्रेटर्निटी कहते हैं, तो बंधुत्व।
ठीक है। तो ये संविधान के उद्देश्य हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट रूप से भारत में लागू करना ही जो है संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा संविधान की लागू होने की तिथि, तो संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के 4 मूल तत्व हैं, ठीक है। 4 जो है मूल तत्व हैं। इसके अलावा बात करते हैं, तो प्रस्तावना में जो मेन शब्द हैं, प्रस्तावना के मुख्य शब्द, ठीक है। तो कुछ तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो यही सब मुख्य शब्द हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं तो महत्व की, अच्छा महत्व से पहले समझ लीजिए, ठीक है, एक चीज़ और कि हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, ठीक है। संवैधानिक मूल्यों की बात करता है। और अगर हम लोग बात करें संवैधानिक मूल्य की, तो जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं, उसको यहाँ थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य जो है वो है समता, बंधुत्व, संप्रभुता, इसके अलावा समाजवाद, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, ठीक है, और स्वतंत्रता, लिबर्टी, ठीक है। ये देखिए ये मूल तत्व है, ठीक है। ये संविधान से किसी भी तरीके से समाप्त नहीं होना चाहिए और इसको समाप्त करने से संबंधित अगर कोई भी नियम या कोई भी जो है कानून सरकार बनाने की चेष्टा करेगी या कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पर जो हम लोगों का उच्चतम न्यायालय है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। मतलब कि वो जो नियम है कभी देश में लागू ही नहीं हो पाएगा जो इन संवैधानिक मूल्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, है ना। और इसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ही करती है, मतलब उच्चतम न्यायालय ही करती है कि कोई कानून है उसका स्वरूप क्या है, ठीक है। स्वरूप मतलब कि क्या ओवरऑल उसका प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। तो इसकी जो कह सकते हैं डिसीजन है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है वो उच्चतम न्यायालय ही करता है। अगर उच्चतम न्यायालय को लगेगा कि कोई कानून जो है वो इन सभी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, तो फिर उसको जो है नल एंड वॉइड घोषित कर देगा और उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो कानून के रूप में रह ही नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है इन संवैधानिक मूल्यों की बात जो है प्रस्तावना करता है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का परिचय जो है देता है और भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको बताने का काम करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में वर्णित जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, उन अनुच्छेदों का क्या उद्देश्य है, वो भी हम लोगों का प्रस्तावना बताता है। तभी जो है इसको संविधान के अभिन्न अंग के रूप में जो है माना गया है। अच्छा, कुछ अलग से मैं यहाँ पे चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये ज़रूरी नहीं है कि आप शामिल ही करेंगे अपने आंसर में। तो देखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ठीक है? प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर के 3 केस जो है महत्वपूर्ण हैं सुप्रीम कोर्ट का। पहला तो बेरूबारी केस, दूसरा है केशवानंद भारती केस और तीसरा है एलआईसी ऑफ इंडिया केस, ठीक है? तो ये 3 एकदम ध्यान रखना है, आपके एमसीक्यू किसी एग्ज़ाम के एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, जेपीएससी पीटी वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो बेरूबारी केस जो है 1960 का है, ठीक है? ये 1973 का है और ये 1995 का है, ठीक है? तो बेरूबारी केस के बारे में बात करते हैं, तो ये इसका मानना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, ठीक है ना? संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, ठीक है? केशवानंद भारती केस का कहना है कि अभिन्न अंग है, ठीक है?
और इसका भी कहना है अभिन्न अंग है। ठीक है, साथ ही साथ अगर संशोधन के बारे में बात करें, संशोधन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, संशोधन जो है 368 के अनुसार देखिए कि अगर स्पेसिफिक रूप से किसी अनुच्छेद में संशोधन करना है तो 368 के अनुसार ही किया जाता है। उसमें 3 प्रकार के अलग-अलग जो है संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसके अनुसार जो है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। संवैधानिक मूल्य जो है, ठीक है? उस पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो, तो निश्चित तौर पर जो है उसमें अब जो है संशोधन किया जा सकता है। तभी जो है 1942 में जो है इस पहला संशोधन जो है ये किया गया और 3 शब्दों को जो है 3 महत्वपूर्ण शब्दों को जो है इसमें जोड़ा गया। तो ये सब चीज़ को जो है थोड़ा-सा देखिएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अ, तो प्रस्तावना के बारे में इतना सारा चीज़ जो है आपको क्लियर होना चाहिए और इन सब चीज़ों को आपको अपने आंसर में शामिल भी करना है, ठीक है? उसके बाद देखिए जो 3 शब्द हैं उसको भी तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना। कौन-कौन शब्द? समाजवाद, ठीक है? या समाजवादी, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो संविधान जो समाजवाद का प्रकृति है, तो भारत के समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। सबसे पहले ये पता रहना चाहिए आपको, ठीक है? भारत के जो समाजवाद है इसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। देखिए, समाजवाद के कुछ लक्षण जो है पहले से ही डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहते हैं, ठीक है ना? इसमें पहले से ही शामिल किया हुआ है, ठीक है? और जो डीपीएसपी का है, जो एक तरह से लक्षण है, वो 3 आधार से घोषित किया गया है। पहला तो समाजवाद ही है, ठीक है ना? दूसरा आपका गांधीवाद है और तीसरा आपका उदारवाद है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ डीपीएसपी में है। तो यहाँ पे समाजवाद के भी लक्षण परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, है ना? और साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया 1976 में, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन से पहले ध्यान रखिएगा, 1955 में, ठीक है ना? कांग्रेस का एक सत्र हुआ था, कांग्रेस क्योंकि उस समय थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल में था, तो 1955 में ये सत्र हुआ था, अवार्डी संशोधन सत्र, अवार्डी सत्र, ठीक है ना? और इस अवार्डी सत्र में साफ तौर से ये कहा गया था कि देश के जो संसाधन हैं, देश के जो संसाधन हैं, उस पर सामाजिक स्तर से, मतलब कि सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। सामाजिक मतलब सरकार का, ठीक है? सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए और स्वामित्व ना भी रहे, तो कम से कम नियंत्रण तो होना ही चाहिए, ठीक है? नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण हो, ठीक है? राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण हो। इसके अलावा उत्पादन में तेज़ी हो। उत्पादन में तेज़ी क्यों? क्योंकि उस समय स्थिति ही ऐसी थी ना कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और देश में खाद्यान्नों की कमी थी या फिर दूसरे विनिर्माण के चीज़ों में कमी थी। मतलब कि प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों फ़ील्ड में देखा जाए, तो प्रोडक्शन की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि देश उस समय जस्ट आज़ाद हुआ था और उसके बाद फल-फूल रहा था, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी था कि इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखा जाए, ठीक है? तो ये हो गया आपका अ अवार्डी सत्र में इन सब चीज़ों को रखा गया, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, जो भारत का समाजवाद है, मतलब जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद हमेशा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर रुचि रखता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा और इसका मिसलेनियस भी देखने को मिलेगा पीपीपी मोड में, ठीक है? और
इसका उद्देश्य क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद का? तो इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है। इसका उद्देश्य जो है गरीबी, इसके अलावा बात करते हैं तो उपेक्षा, इसके अलावा बीमारी, है ना? अवसर की असमानता, इन सब चीज़ों को समाप्त करना है। ठीक है, भारतीय समाजवाद का ये उद्देश्य है। ठीक है, और अगर भारतीय समाजवाद की बात करते हैं तो ये मिसलेनियस है। किसका? पहला तो गांधीवादी समाजवाद का और दूसरा मार्क्सवादी। ठीक है, मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, मार्क्सवाद, मार्क्स, कार्ल मार्क्स को। तो इन दोनों का जो है ये मिसलेनियस है, लेकिन अधिकतर जो है भारतीय जो समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद को ज़्यादा प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, ठीक है, तो इस एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भारतीय जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद जो है वो थोड़ा लचीला हुआ। ठीक है, भारतीय समाजवाद थोड़ा लचीला हुआ और थोड़ा लचीला होने के साथ जो है पूंजीवाद की तरफ थोड़ा सा यह झुक गया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, पूंजीवाद की तरफ ये थोड़ा सा झुक गया। ठीक है, तो भारतीय समाजवाद से इतना सारा चीज़ जो है आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म का साइड नहीं लेना। ठीक है, हालांकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो है 1974 में उच्चतम न्यायालय कहा था ये कि धर्मनिरपेक्ष देखिए 1974 के बाद 1976 आता है, तो उसमें 42वां संविधान संशोधन जो है वो नहीं हुआ था। तो 1976 से पहले 1974 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था कि धर्मनिरपेक्ष भले धर्मनिरपेक्ष का जो वर्णन है वो स्पष्ट रूप से नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं है, किंतु जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, ने भारतीय राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष रूप यही सोचा होगा जो वर्तमान में है। ठीक है, जो वर्तमान में है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1974 में। ठीक है, और आपको पता होगा कि अनुच्छेद आपका 25 से लेकर 28 तक, ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो मतलब भारतीय संविधान में सबको ये पता था कि भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, इसीलिए सबको धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया था। और भारत, या कह सकते हैं कि हम लोगों का जो देश है, ठीक है, भारत, इसका कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ सभी धर्मों का समान संरक्षण है। ठीक है, एवं संरक्षण भी और समर्थन भी सरकार सेम करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। कहने का मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का नाम रखेंगे तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऐसा है। ठीक है, लेकिन भारत के साथ ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब साफ है कि भारत जो है सभी धर्मों पर विश्वास करता है और सभी धर्म को बराबर संरक्षण एवं समर्थन देता है।
ठीक है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसकी चर्चा करने के लिए बोला गया है, वो है अखंडता। तो इसको 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया, ठीक है, अखंडता को। लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा, जो 51 क में, ये 51 ए में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। इसमें भी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का बात किया गया है, ठीक है। इंग्लिश में इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, अखंडता। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी एक संगठन है, एक देश है, कुछ भी है, ठीक है ना, वहाँ पे ये अखंडता बहुत महत्वपूर्ण है। अखंडता मतलब कि भिन्नता में एकता, या फिर कह सकते हैं उसको विभिन्नता में एकता, ठीक है। वहाँ अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, लेकिन सभी को एक मान के चलना, सबके बीच बंधुत्व होना चाहिए, फर्टर्निटी, भाईचारा, ठीक है। तो ये विभिन्नता में एकता ही अखंडता है। जो खंड नहीं हो सकता वही क्या है, अखंड, ठीक है। और ध्यान रखिए, जो भी विभिन्नता या फिर जो डिफरेंसेस है उसको बांटने का कोशिश करता है तो वो उस अखंडता के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि टेररिस्ट, जो आतंकवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, भारत को बांटने की बात करते हैं। मतलब कि भारत की जो अखंडता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की बात करते हैं। इसीलिए उनके ऊपर देखिएगा, जब भी कोई कार्रवाई होता है तो वहाँ पे लिखा रहता है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने किस पर प्रहार किया था, तो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो है उन्होंने चैलेंज किया था, भारत की अखंडता को चैलेंज किया था। वो जो है इंडिया को बांटने की बात कर रहे थे। इसीलिए इंटीग्रिटी, जहां जहां इंटीग्रिटी आएगा वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है। इसीलिए जो है जहाँ पे इंटीग्रिटी के बेस पे केस बनता है, वहाँ पे देखिएगा बहुत सारा ऐसा कंडीशन अपने आप आ जाता है कि जो है कानून बहुत स्ट्रोंग हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अखंडता, की भिन्नता में भी अभिन्न है, ठीक है, अखंड है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये अखंडता जो है ये धर्म, भाषा, इसके अलावा जाति के आधार पर किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देश को विभाजित करने की बात जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। देश का विभाजन संबंधी चर्चा अथवा कृत्य, ठीक है, ये भी अखंडता को सीधे तौर पर चैलेंज करता है, ठीक है। और जो भी अखंडता को चैलेंज करेगा भैया, उसके खिलाफ गवर्नमेंट जो है एक्शन लेती है। तो इसीलिए इस अखंडता को जोड़ा गया, क्योंकि अखंडता में वैसा सारा एक्टिविटीज आता है जो किसी भी तरीके से भारत को खंड करने की कोशिश करेगा, वो अखंडता के अंदर में खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रस्तावना में ये 3 शब्द जो है शामिल किए गए, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द थे। और इन शब्दों को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया, ठीक है। तो इस तरह से इन 3 शब्दों को डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद जो है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के लिए कुछ कोट है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान का जो इमारत है, संविधान का जो इमारत है, ठीक है ना, संविधान का जो इमारत है वो प्रस्तावना में वर्णित जो मूल तत्व है, मूल तत्वों के संरचना पर, या कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है संरचना पर आधारित है। मतलब इमारत किस संरचना पर आधारित है, प्रस्तावना में वर्णित मूल तत्वों पर, ठीक है। यदि इसमें से एक को भी हटा दिया जाए, इसमें से एक को भी हटा दिया जाए, तो अगर इसमें से एक को भी हटा दिया जाए तो यह इमारत ढह सकती है। अर्थात प्रस्तावना संविधान को जीवंत बनाती है, जीवंत बनाती है एवं संविधान
के उद्देश्यों के परिचायक का भी कार्य करती है। इसी कारण इसी कारण 1906 हाँ इसी कारण 1973 के केशवानंद भारती केस के दौरान उच्चतम न्यायालय ने संविधान का अभिन्न अंग भी इसे माना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना आंसर लिख सकते हैं। भविष्य में अगर इसमें इसको प्रासंगिक बनाना है तो हो सकता है कुछ अनुच्छेद और भी किए जाएंगे और कुछ संशोधन और भी किए जाएंगे जो समय के साथ इसको और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो है संविधान के मूल तत्वों की जानकारी जो है प्रस्तावना के द्वारा हमें मिलती है और संविधान के उद्देश्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी जो है प्रस्तावना के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को अपना आंसर जो है लिखना है, इन सब चीज़ों को, इन सब कंटेंट को जो है शामिल करना है, अनुच्छेद वगैरह आपको याद रहना चाहिए और इसके अलावा कहाँ क्या चीज़ मेंशन है वो सभी चीज़ भी याद रहना चाहिए। तो जब जब ऐसा आंसर का डिस्कस करेंगे उसमें हम सब चीज़ बताएंगे। विशेषता वाला में लगभग ऊपर का चीज़ सेम होगा। ठीक है ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ा सा विशेषता पर ऊपर ध्यान देना है। तो विशेषता जो है अगर हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता को देखते हैं तो बहुत सारी विशेषता है। ठीक है ना, जैसे कि सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से लिया गया है महत्वपूर्ण चीज़ों को, तो ये भी इसकी विशेषताएं हैं। 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को पहले पढ़ा गया तब जाके भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों के से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहते हैं नम्यता और अनम्यता, कहने का मतलब रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब लचीलापन भी है और सख्त भी है। ठीक है ना, मतलब कि कठोर भी है। कैसे? तो इसकी जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान भी महसूस होगा और काफ़ी मुश्किल भी महसूस होगा। जैसे कि अनुच्छेदों में अगर संशोधन करना है तो इसके लिए आपको जो है स्पेसिफिक संविधान संशोधन के थ्रू जाना पड़ेगा, और या फिर कोई कानून बनाना है जो ज़रूरी है तो फिर उनको जो है आप काफ़ी आसानी से बना भी सकते हैं। संवैधानिक संशोधन करने के लिए आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में आपको लचीलापन भी दिखाई देगा और जो है थोड़ा-सा सख्त भी है, कठोर है। ठीक है? इसके अलावा एकात्मक की ओर झुकाव है, लेकिन संघीय व्यवस्था है। एकात्मक की ओर झुकाव है मतलब कई ऐसी स्थितियों में भारत जो है एक एकात्मक देश की तरह कार्य करता है, मतलब सेंटर जो है वो मेन होता है। ठीक है, जैसे कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस राज्य की जो बागडोर है वो आपका सीधे जो है केंद्र सरकार के पास चला जाता है। मतलब कि कई ऐसी स्थितियों में जो है केंद्र सरकार अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन भारत एक संघीय सरकार, संघीय कह सकते हैं कि व्यवस्था के ऊपर काम करता है, जिसमें राज्यों के पास भी स्पेसिफिक कई सारी शक्तियां होती हैं। इसके अलावा एकीकृत और यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकारों की बात की गई है हमारे संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है जिसकी चर्चा भी हम जस्ट जो है किए भी। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्यों की बात की गई है। इसके अलावा एकल नागरिकता है, भारत में आप कहीं भी जाइए आपका एक ही जो है सिटीजन कहलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेट का भी आपके पास राइट होगा, अलग से सिटीजनशिप होगा और आप जो है भारत का भी सिटीजनशिप लेकर रखेंगे, जैसे अमेरिका में होता है। ठीक है, अमेरिका में जैसे कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है तो उसका भी एक अलग से उसके पास सिटीजनशिप कार्ड होगा और यूएसए का भी रहेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता ही मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे स्वतंत्र निकाय भी हैं जो देश को चलाने में मदद करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, कैग। ठीक है, ये सब सब स्वतंत्र निकाय हैं। इसके अलावा भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है ना, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। इसके अलावा बात करते हैं तो कई सारी सरकारी समितियां होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो आपातकालीन प्रावधान भी एक विशेषता है भारत के संविधान की, क्योंकि अगर कई ऐसी स्थितियां आती हैं जब आपातकाल लगाना पड़ता है, उस स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं
राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई उसमें परिवर्तन आती है, क्योंकि उससे केंद्र को मजबूती मिलती है और केंद्र जो है उन आपातकालीन स्थितियों को बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती है। ठीक है, इसलिए जो है ये आपातकालीन स्थितियां भी जो है भारत के संविधान में जो आपातकालीन उपबंध जो है, जो इसका मेंशन किया गया है, वो भी जो है एक तरह से भारतीय संविधान की विशेषता ही है। तो इस तरह की बहुत सारी विशेषताएं, 18-20 विशेषताएं हैं, जिनको आप जो है सूचीबद्ध करके एक-एक करके डिस्कशन कर सकते हैं, और अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर इसको हम डिस्कस अलग से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी का डिस्कशन। इकोनॉमिक्स का भी डिस्कशन हो सकता है कि कुछ देर में हम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर दिन जो है हम लोग आंसर का डिस्कशन करेंगे। एक बार सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, फिर जो है दिक्कत नहीं होगा और हर दिन जो है आप लोग डिस्कशन से जुड़ भी पाएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।